Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are going to study today our next subject and subject is drafting, pleading and conveyancing. So आज से जो है हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग. बेसिकली इसको ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग बोला जाता है. हम इस सब्जेक्ट के अंडर प्लीडिंग और कन्वेंसिंग को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है इस चीज़ों को हम पढ़ेंगे. देखिए, सिविल मैटर में हम प्लीडिंग करते हैं और क्रिमिनल मैटर में भी हम उसको क्रिमिनल प्लीडिंग बोलते हैं. वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे. किस तरीके से आप जब कोर्ट में जाके किसी लॉ सूट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं उसको हम प्लीडिंग बोलते हैं. उसी तरीके से कन्वेंसिंग का मीनिंग होता है जब आप एक पर्सन जो है किसी दूसरे पर्सन को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जब करता है उसको हम कन्वेंसिंग जो है बोलते हैं. इन चीज़ों की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है यही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है. किस तरीके से कोर्ट में प्लीडिंग की जाती है, किस तरीके से कोर्ट में डॉक्यूमेंट किसी लॉ सूट में डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं, किस तरीके से प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, एफिडेविट कोर्ट में बनाए जाते हैं, किस तरीके से एक डीड प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र चाहे वो सेल हो, मॉर्गेज हो, लीज हो, कैसे प्रॉपर्टी की ट्रांसफर फ्रॉम टू अनदर पर्सन की जाती है, उसकी जो ड्राफ्टिंग होती है उसको ही आपने यहाँ पे समझना है. सो ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग आपने पढ़ना है. देखिए, प्लीडिंग जो जनरली होती है, जब हम प्लीडिंग की बात करते हैं तो वो सिविल मैटर की बात हो रही है और सीपीसी के अंदर भी आपने प्लीडिंग को समझा है. ऑर्डर 6 जो है वो प्लीडिंग को बताता है कि प्लीडिंग में हर तरीके की प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट कंटेन होती है. तो जब आप कोर्ट ऑफ एक्शन फाइल करते हैं तो उसके लिए आप प्लेंट लगाते हैं और डिफेंडेंट जो है उसका जवाब जो है एज ए रिटन स्टेटमेंट वहाँ पे देता है. इन सभी चीज़ों को प्लीडिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है. बेसिकली प्लीडिंग जो है एक प्रोसेस है. किस तरीके से एक सिविल केस को स्टार्ट किया जाता है उसका एक प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट वहाँ पे प्लीडिंग के थ्रू ही किया जाता है. प्लीडिंग के थ्रू ही जो है जुडिशियल प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है. एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो सबसे पहले आप इस सब्जेक्ट के अंडर प्लीडिंग को समझेंगे, प्लीडिंग के अंदर प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट को समझेंगे और किस तरीके से प्लेंट बनाई जाती है, किस तरीके से ड्राफ्ट की जाती है, किस तरीके से रिटन स्टेटमेंट जो है वो ड्राफ्ट की जाती है प्लीडिंग के अंडर, उनको आप समझोगे. इसी तरीके से क्रिमिनल मैटर्स में भी प्लीडिंग होती है जिसको क्रिमिनल प्लीडिंग हम बोलते हैं. वहाँ पे किस तरीके से प्लेंट्स बनाई जाती हैं तो उन प्लेंट्स को आप वहाँ पे समझोगे. किस तरीके से बेल एप्लीकेशन, किस तरीके से अपील सेशन कोर्ट में किस तरीके से अपील की जा सकती हैं, उनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश जो है करेंगे. और उसके बाद जो है हम किस तरीके से कन्वेंसिंग की डीड्स बनाते हैं, किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र करते हैं और किस तरीके से उन डीड को ड्राफ्ट किया जाता है, वो आप कन्वेंसिंग के अंडर यहाँ पे पढ़ोगे. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्लीडिंग, एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लीडिंग्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्लीडिंग, डिस्कस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लीडिंग. So, pleading has an important place in the administration of justice and judicial process. तो जैसे मैंने आपको बताया, अभिवचन बोलते हैं हिंदी में प्लीडिंग को. तो प्लीडिंग को जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है हमारे कानूनी प्रक्रिया में, जुडिशियल प्रक्रिया में, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. बेसिकली द जुडिशियल प्रोसेस इज ओनली एक्सेलरेटेड बाय द प्लीडिंग इन द सिविल मैटर. तो सिविल मैटर में जो जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है वो प्लीडिंग से ही तो होती है. एक पर्सन जिसने किसी दूसरे पर्सन पे कोई एलिगेशन लगाए हैं वो थ्रू प्लेंट ही बताता है. तो उस प्लेंट को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है उसी को प्लीडिंग बोलते हैं. सो एक्चुअल में जो जुडिशियल प्रोसेस स्टार्ट होता है वो प्लीडिंग से तो होता है सिविल मैटर में. द सक्सेस एंड द फेलियर इन द सूट डिपेंड ऑन द प्लीडिंग. किसी भी सूट में आपकी सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है बहुत हद तक प्लीडिंग पे कि आपने उसको किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से आपने अपना पक्ष कोर्ट में प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के थ्रू रखा है. When the pleading is concise, legible and well drafted, जब आपकी pleading जो होती है वो concise होती है, legible होती है, well drafted होती है, तो judicial process जो होता है वो simpler and easier हो जाता है. This is the reason that generally that the job of the preparation of the pleading is handed over to the skilled, experienced and senior advocate. इसलिए जो pleading जो है
जब ये ड्राफ्ट की जाती है, ये काम जो है एक स्किल और एक्सपीरियंस और सीनियर एडवोकेट को ही दिया जाता है, बिकॉज ही इज़ एक्सपर्ट ऑन दैट मैटर्स। वो उन मैटर्स में एक्सपर्ट होता है, जो कानूनी जो जानकारियाँ इन्फॉर्मेशन हो, जो कानून की जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं उनको पता होता है। सो इनकी ड्राफ्टिंग जो है एक एक्सपीरियंस और स्किल एडवोकेट से ही करवाई जाती है। सो सिविल मैटर में प्लीडिंग में प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट दोनों आते हैं, और इनको आपने यहाँ पे पढ़ना है। प्लेंट में क्या क्या कंटेन होता है, कौन कौन सी चीज़ें आप प्लेंट में डालते हो, रिटन स्टेटमेंट में क्या क्या कंटेन होता है, कौन कौन सी जो है चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, ड्राफ्ट करनी होती है, इनको पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है हम प्रैक्टिकली कुछ वहाँ पे प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट बना के देखेंगे, जो आपके सिलेबस में पूछी गई हैं। सो इन द मैटर ऑफ ए शानमुगम वर्सेस AKRV-MPH संगमा AI 2012 सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्लीडिंग हैव इमेंस इंपॉर्टेंस आउट टू बी क्रिटिकली एग्जामिन्ड बाय द जुडिशियल ऑफिसर और जजेस बोथ बिफोर इशूइंग एड इंटरिम इंजंक्शंस एंड द फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा। यहाँ पे इस केस में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बोली कि प्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेंस इंपॉर्टेंस है इसकी, और इसको जो है जो जुडिशियल ऑफिसर होता है, जो एडवोकेट होते हैं, जजेस होते हैं, उनको क्रिटिकली बहुत अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए, कोई भी इंजंक्शन ग्रांट करने से पहले, कोई भी इशू फ्रेम करने से पहले। सिविल मैटर में इशू फ्रेम होते हैं, यू नो वेरी वेल, CPC में आपने पढ़ा है। सो अब पढ़ते हैं पहले कि प्लीडिंग क्या होती है। एज वी टॉट यू अर्लियर कि प्लीडिंग बेसिकली, अगर आपने CPC आपने पढ़ लिया है और CPC में आपने पढ़ा कि प्लीडिंग क्या होती है, तो प्लीडिंग ऑर्डर 6 में रूल 1 में सिविल प्रोसीजर कोड में प्लीडिंग को डिफाइन कर रखा है, और यही बोला उन्होंने कि प्लीडिंग शैल मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। कि प्लीडिंग क्या होती है, आपकी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ प्लीडिंग को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। सो प्लीडिंग में प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट दोनों इंक्लूड होती हैं। सारे क्लेम, काउंटर क्लेम्स जो हैं, वो सारे एफिडेविट जो होते हैं, जो आप कोर्ट में किसी लॉ सूट में प्रेजेंट करते हैं, वो सारे प्लीडिंग में इंक्लूड होते हैं। दस द प्लीडिंग may means plaint and written statement both, we can say pleading combine both plaint and written statement। तो pleading का मतलब यहाँ पे plaint and written statement से है। इसी तरीके से according to the PC Moga the प्लीडिंग आर सच स्टेटमेंट विच आर रिटन एंड प्रिपेयर्ड बाय ईच ऑफ द पार्टीज इन अ सूट। तो प्लीडिंग क्या है, एक स्टेटमेंट होती है जो कि रिटन में होती है, जिसको दोनों पार्टीज किसी सूट में प्रिपेयर करती हैं। मैंने आपको बताया प्लीडिंग जनरली सिविल मैटर में ही होती है, इसलिए लॉ सूट में जब दोनों पार्टीज, किसी भी सूट में जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी स्टेटमेंट कोर्ट में रिटन में प्रिपेयर करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लीडिंग बोलते हैं। इट इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स अप टू विच द सूट इज फ्रेम्ड एंड द डिफेंडेंट सबमिट हिज ऑन रिटन स्टेटमेंट। तो इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं सूट में, जो कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो है अपने अपने रिटन स्टेटमेंट में और प्लेंट के थ्रू जो है बताते हैं। ये है आपके पास PC मोगा की स्टेटमेंट। इसके अलावा द वर्ड प्लीडिंग हैज़ बिन डिफाइंड इन द जुडिकेचर एक्ट 1873। तो जुडिकेचर एक्ट हमारे पास 1873, वहाँ पे भी प्लीडिंग को डिफाइन किया गया। सेक्शन 100 में वो रखा है, प्लीडिंग इंक्लूड एनी रिट और द समन एनी प्लेंटिफ रिटन और अबाउट द क्लेम एंड द स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट अबाउट द डिफेंस रिटन स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंटिफ। तो देखिए यहाँ पे क्लियर बता रखा है कि प्लीडिंग में क्या इंक्लूड होता है, रिट समन्स ऑफ एनी प्लेंटिफ, उसकी रिटन स्टेटमेंट उसके क्लेम के रिगार्डिंग, और डिफेंडेड की स्टेटमेंट उसके डिफेंस के रिगार्डिंग, और उसकी रिटन स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंटिफ, और उसके जो काउंटर क्लेम होते हैं वो सारे जो हैं प्लेंट में, प्लीडिंग में इंक्लूड किए जाते हैं। तो सिंपल वर्ड में भी बोल सकते हैं कि प्लीडिंग में प्लेंटिफ के सारी रिटन स्टेटमेंट, उसके सारे क्लेम, और प्लीडिंग में डिफेंडेड की जो डिफेंस होता है और उसकी सारी रिटन स्टेटमेंट जो होती हैं उस और डिफेंडेड के जो भी काउंटर क्लेम्स होते हैं वो सारे प्लीडिंग में इंक्लूड होते हैं। तो इस तरीके से प्लीडिंग जनरली हम बात करें तो क्या है, दस द प्लीडिंग मीन्स प्लेंट ऑफ द प्लेंटिफ एंड रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेड। सो प्लीडिंग क्या है, जनरल वर्ड में समझिए कि प्लीडिंग में प्लेंटिफ की प्लेंट होती है और डिफेंडेड की रिटन स्टेटमेंट होती है। इसके अलावा दोनों के अपने अपने जो कॉज ऑफ कंटेंशंस होते हैं वो सारे इंक्लूड किए जाते हैं। प्लेंटिफ डिमांड्स रिलीफ थ्रू द प्लेंट। तो प्लेंटिफ जो है प्लेंट के थ्रू क्या करता है, रिलीफ डिमांड करता है। उसने जो भी एलिगेशन जो है डिफेंडेड पे लगाए हैं उसके थ्रू, प्लेंट के थ्रू वो उन एलिगेशन को लगा के रिलीफ डिमांड वहाँ पे करता है। इन द इंग्लैंड इट इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ द क्लेम। इंग्लैंड में प्लेंट को जो है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बोला जाता है। इन रिटन स्टेटमेंट में क्या होता है, डिफेंडेड डिनाइज करता है उन सारी एलिगेशंस को जो कि प्लेंटिफ ने लगाए हैं। द डिफेंडेड डिनाइज द डिमांड मेड बाय द प्लेंटिफ एंड हिज प्लेंट एंड सबमिट हिज ऑन डिफेंस इन इट। तो
डिफेंडेड बेसिकली क्या करता है कि जो भी प्लेट में उसके अगेंस्ट एलिगेशन लगे हुए उनको डिनाइज करता है और वहाँ पे जो है अपने डिफेंस से रिलेटेड जो है बातें जो है बताता है। सो प्लीडिंग में, रिटर्न सिविल मैटर में प्लीडिंग में प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों को बताया जाता है। प्लेंटिफ जो है वो प्लेंट फाइल करता है, डिफेंडेड जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है और अपने अपने पॉइंट ऑफ कंटेंशंस वहाँ पे बताते हैं। प्लेंटिफ जो है प्लेंट के थ्रू जो है वहाँ पे रिलीफ डिमांड करता है और डिफेंडेड जो है थ्रू रिटर्न स्टेटमेंट जो है वहाँ पे उन जो एलिगेशंस है उनको डिनाई करता है और अपने डिफेंस में वहाँ पे बताता है। इन सभी को जब हम ड्राफ्ट करते हैं, इसी को हम ड्राफ्टिंग वहाँ पे बोलते हैं। सो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लीडिंग क्या है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग। सो ऑब्जेक्ट का मीनिंग, ऑब्जेक्ट का जो है मेन, प्लीडिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ताकि दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे के अगेंस्ट जो एलिगेशन लगे हैं वो क्लियर हो जाए। जज को, जो हमारे जो जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं, उनको पता लग सके कि दोनों ही पार्टीज़ में पॉइंट ऑफ कंटेंशंस क्या हैं, प्लेंटिफ क्या रिलीफ चाहता है, डिफेंडेड पे जो आरोप लगे हैं वो कितने सही हैं, वो अपने डिफेंस में क्या बोलना चाहता है, ये सारी चीज़ें जो हैं प्लीडिंग से ही पता चलती हैं। सो इसलिए प्लीडिंग का बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लीडिंग इज द बोथ द पार्टीज मस्ट नो देयर केसेस एंड द एलिगेशन मेड बाय ईच अदर। सो यहाँ पे यही बता रखा है कि प्लीडिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि दोनों पार्टीज जो है उस केस को समझ जाएं, जो आपस में उन्होंने एक दूसरे पे एलिगेशन लगाए हैं वो सारे उनको पता होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड हल्सबरी, whichever system of the pleading is available, the main object is to make aware the cautions to every parties about the question up on which they have to submit evidences and finally argue to this। तो जिस तरीके का भी प्लीडिंग का सिस्टम आपके पास अवेलेबल है, मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि दोनों पार्टीज़ जो हैं अवेयर हो सकें कि क्या क्वेश्चन कोर्ट के सामने रखे गए हैं और क्या क्या एविडेंस कोर्ट में रखे गए हैं और किस पे फाइनली हमने आर्ग्यू करना है। ये सारी चीज़ों को पता जो है हमें प्लीडिंग के बाद चलते। देखिए, प्लेंटिफ की प्लेंट फाइल होने के बाद ही कोर्ट कोई डिसीजन नहीं सुना देता, वहाँ पे डिफेंडेड को भी मौका दिया जाता है कि वो भी अपनी बात रखे और दोनों बात, जब तक कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक कोर्ट जो है डिसीजन नहीं सुनाएगी। तो इसलिए प्लीडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पे हो जाती है। द सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ MS गणेश ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस मोजीराम AI 1978, सुप्रीम कोर्ट का केस है, हैज़ स्टेटेड द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लीडिंग। तो दो ऑब्जेक्टिव वहाँ पे बताए हैं। एक है द पार्टीज टू नो द फैक्ट ऑफ द केसेस। पहला ऑब्जेक्ट क्या है कि पार्टीज़ को, दोनों पार्टीज़ को पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या है केस के और क्या केस जो है बना है। दूसरा, टू प्रिवेंट द डिविएशन, और डिविएशन यहाँ पे उसको प्रिवेंट करना जो है, किसी तरीके का दोनों में कोई असमंजस ना हो, किसी तरीके का दोनों में कोर्ट को क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कंटेंशन दोनों साइड से क्या है, तो इसमें कोई डिविएशन ना आए, इसको भी प्रिवेंट यहाँ पे करना है। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ पे हैं। द प्रेजेंटेशन, it is essential to submit the pleading at the right time in the right court in the prescribed format। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, प्लीडिंग कैसे की जाती है, उसमें प्लेंट रिटन स्टेटमेंट कैसे लगाया जाता है। तो प्लीडिंग जो है राइट टाइम पे करना जरूरी है, राइट कोर्ट में आपका जाना जरूरी है और प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में इसको करना जरूरी है। और इसका फॉर्मेट सारा CPC में बता रखा है कि किस तरीके से एक कंटेन में आप क्या क्या चीज़ें जो है इंक्लूड करेंगे। और सेक्शन जो है 7 में, ऑर्डर 7 में ये भी बता रखा है किस तरीके से आप रिटन स्टेटमेंट वहाँ पे फाइल करेंगे। इट प्लीड इफ़ द प्लीडिंग इज़ नॉट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट और नॉट सपोर्टेड विद एन एफिडेविट देन इट इज़ नॉट प्रेजेंटेड एज पर द प्रेस्क्राइब। अगर जो प्लीडिंग जो है वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में जिस तरीके से CPC में बता रखा है उस तरीके से नहीं लगाएंगे और उसके सपोर्ट में जो है एफिडेविट्स वहाँ पे नहीं लगाएंगे तो इसको प्रेस्क्राइब मैनर जो है नहीं माना जाएगा। भक्ति हरि नायक वर्सेस विद्यावती गुप्ता AI 2005 के केसेस में ये बोला गया। द प्लीडिंग मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट द मिनिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ द अमेंडमेंट मे बी देयर बिकॉज द परमिशन ऑफ द अमेंडमेंट मे बी ग्रांटेड मैनी टाइम इन द प्लीडिंग। तो देखिए, प्लीडिंग इस तरीके से प्रेजेंट की जानी चाहिए कि वहाँ पे बहुत ही कम से कम पॉसिबिलिटी वहाँ पे उसमें अमेंडमेंट की रहे। और इसकी जो अमेंडमेंट की एक बार आप प्लीडिंग आप जब प्लेंट बना देते हैं, रिटन स्टेटमेंट बना देते हैं, तो उसमें अमेंडमेंट की जो परमिशन होती है वो कोर्ट जो है देती, तभी वो हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। धनपत राम वर्सेस इंद्रचंद्रा AI 2005 के केसेस में ये बोला गया। अब प्लीडिंग जो है मस्ट बी इन ब्रीफ। प्लीडिंग जो आप करते हैं, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट आप बनाते हैं, वो ब्रीफ में होनी चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द प्लीडिंग मस्ट बी इन ब्रीफ, दैट्स वाई नो परमिशन इज गिवन टू मेंशन प्लीडिंग इन डिटेल। तो आप प्लीडिंग डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ आप
जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो ब्रीफ में ही जो है प्लीडिंग आप वहाँ पे करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि जब भी आप प्लीडिंग करें तो उसके रिगार्डिंग कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि प्लीडिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से रूल्स जो है बेसिकली फॉलो करने होते हैं। ओके, तो मेनली टू टाइप्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग आर देयर, जनरल प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो दो टाइप के प्रिंसिपल जो यहाँ प्लीडिंग के रिगार्डिंग है, एक है जनरल प्रिंसिपल और एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल। है वी हैव टू स्टडी अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल प्लीडिंग। हम यहाँ पे प्लीडिंग के जो फंडामेंटल रूल्स हैं, जब भी आप प्लीडिंग करें, जब भी आप प्लीडिंग रिटन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करें, तो कौन कौन से आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं, इन्हीं को हम फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग जो यहाँ पे बोल रहे हैं। The following are the main principles of the rules of the pleading provided in the Civil Procedure Code 1908। तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में ये जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग जो यहाँ पे बता रखे हैं। कौन कौन से हैं, वन बाय वन यहाँ पे पढ़ते हैं। प्लीडिंग मस्ट बी स्टेट ओनली फैक्ट नॉट द लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप प्लीडिंग करें, आप चाहे प्लेंट बना रहे हैं, चाहे आप रिटन स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं, आप वहाँ पे सिर्फ फैक्ट को स्टेट करेंगे, फैक्ट को बताएंगे, लॉ नहीं बताएंगे। ठीक है जी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ प्लीडिंग इज दैट ओनली फैक्ट ऑफ द केस टू बी इन्यूमरेटेड इन द प्लीडिंग्स बट नॉट द लॉ। तो सबसे पहली बात यही है कि जब भी आप जब प्लीडिंग करते हैं, प्लीडिंग में प्लेंट रिटन स्टेटमेंट दोनों आते हैं, ये आप समझ गए होंगे। जब भी आप प्लीडिंग करें वहाँ पे तो आप जो है सिर्फ फैक्ट्स को बताएं, ना कि लॉ को बताएं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू फाइंड आउट द लॉ। पार्टीज ऑफ द केस नीड नॉट टू बी स्टेट द विच थिंग्स इज एसेंशियल टू द लॉ। देखिए, ये कोर्ट की ड्यूटी है, उसको ये कोर्ट ने पता करना है कि वहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, और ये पार्टीज़ का ये काम नहीं है कि कौन सा लॉ किसके अकॉर्डिंग होगा, विच इज़ नॉट इन हिज प्लीडिंग। द पार्टीज हैव टू स्टेट ओनली द फैक्ट्स ऑन विच देयर क्लेम और डिफेंस लाइज। तो एक चीज़ आप बेसिकली आराम से यहाँ पे यही समझिए कि प्लीडिंग जब भी आप करते हैं तो वहाँ पे आपको आपके साथ क्या हुआ है वो बताना है प्लेंट में, और रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने उसका डिफेंस वहाँ पे लेना है, चीज़ों को डिनाई करना है। आपको वहाँ पे लॉ नहीं बताना है। लॉ जो है उसको फाइंड आउट करना कोर्ट का काम है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा लॉ वहाँ पे लगेगा। In Order 6 Rule 2 of the Civil Procedure Code 1908, it is stated that every pleading shall contain only a statement in concise of the material fact on which the party pleading relies for his claim or defense, as the case may be. The plaintiff has to state only the material fact in the plaint by which the defendant come to know what are the thing has to be faced in the suit। तो देखिए, प्लेंटिफ को यहाँ पे अपनी प्लेंट के थ्रू जो है सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स को बताना है, और ताकि डिफेंडेंट को पता चल सके कि उसके अगेंस्ट क्या एलिगेशंस वहाँ पे लगा रखे हैं। विच थिंग और कस्टम नीड नॉट टू बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग विच द पब्लिक नोज एंड विच हैज़ टू फोर्स ऑफ द लॉ। वो सारे चीज़ें और वो सारी रिवाज आपको प्लीडिंग में नहीं बताने जो कि पब्लिक को जनरली पता होते हैं, जो विच हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ, जो जिनके पास कानून की शक्ति जो है वहाँ पे होती है। गोपाल वर्सेस हरि दत्त शर्मा केसेस में बोला है। तो पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे यही है कि जब भी आप प्लीडिंग करें तो प्लीडिंग में सिर्फ आपके साथ क्या हुआ है प्लेंट में वही बताएं। आप प्लेंट में क्या क्या फैक्ट हैं उस केस के वो बताएं, तथ्य जो हैं वो बताएं, और रिलीफ डिमांड करें। और जब आप उसका जवाब जो है रिटन स्टेटमेंट के थ्रू डिफेंडेंट देता है तो वो सिर्फ उन चीज़ों को डिनाई करे या फिर उन चीज़ों को एडमिट करे या और अपना डिफेंस वहाँ पे ले। कानून क्या है वहाँ पे ये आपको नहीं बताना है, ये आपको समझे। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल इन द फॉलोइंग मैटर्स द लॉ इज टू बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे आप प्लीडिंग में कुछ लॉ भी वहाँ पे स्टेट कर सकते हैं, जैसे जुडिशियल नोटिस के बारे में, लीगल ऑब्जेक्शंस जो आपने लिए, सच ऑब्जेक्शन ऑफ द रेस्ट जुडिकाटा, लिमिटेशंस, एस्टॉफल जुडिक्शन, ये बताते हैं ना आप कि कोर्ट का, ये आप आगे पढ़ोगे कि किस तरीके से आप प्लीडिंग में प्लेंट में जुडिक्शन को बताते हो, लिमिटेशंस को बताते हैं, रेस्ट जुडिकाटा को बताते हैं, ये लॉ से इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ, कानून का अनुमान जो होता है वो आप बता देते हो। तो कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं जो कि आप जनरली स्टेट करते हो, ये आगे आप जब एक प्लेट ड्राफ्ट करेंगे तो वहाँ पर भी आप इनको पढ़ेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है प्लीडिंग के रिगार्डिंग वो है कि स्टेट ओनली द मटेरियल फैक्ट्स एंड मटेरियल फैक्ट्स ओनली। तो एक तो आपको वहाँ पे फैक्ट्स बताने हैं, लॉ नहीं बताना। दूसरा आपको सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स
जो आपके उस सूट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं को बताना है, और उन्हीं को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मटेरियल फैक्ट्स को बता रहा है। आपको यहाँ वहाँ की कहानियाँ जो है नहीं बतानी है कि क्या ऐसे सुबह क्या हुआ, फिर शाम को क्या हुआ, फिर रात को क्या हुआ। आपको सिर्फ उस केस से रिलेटेड जो है मटेरियल फैक्ट्स ही जो बताने, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बताने, क्योंकि आपको प्लीडिंग जो है वो प्रिसाइज और जो है उसको जो है ब्रीफ में करना होता है। सेकंड फंडामेंटल रूल ऑफ प्लीडिंग इज दैट एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट द मटेरियल फैक्ट्स एंड द ओनली मटेरियल फैक्ट्स, मीनिंग देयर बाय दैट इज द फैक्ट अदर देन द मटेरियल फैक्ट शुड नॉट बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग। तो मटेरियल फैक्ट्स के अलावा और जो बाकी फैक्ट हैं वो सारे जो हैं अननेसेसरी फैक्ट होंगे और उनको आपने मेंशन नहीं करना है। श्रीमती सुखंती पटनायक वर्सेस शैलेंद्र नारायण सिंह AI 2012 का केस है। इट वाज डिसाइडेड बाय द ओडिशा हाई कोर्ट दैट द मटेरियल फैक्ट्स आर टू बी प्लीडेड इन द प्लीडिंग्स मटेरियल पर्टिकुलर्स एक्ट रिक्वायर्ड टू बी प्लीडेड। तो यहाँ पे भी यही बात बोलेगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स ही जो है प्लीडिंग में बताने हैं। और मटेरियल फैक्ट्स क्या हैं? जो भी फैक्ट आपके केस को सपोर्ट करते हैं, जो भी आपके उस लॉ सूट को में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी क्या हैं, मटेरियल फैक्ट्स हैं। इसके अलावा बाकी जो भी फैक्ट्स जो कि इतने इंपॉर्टेंट आपके उस केस में नहीं है, वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, तो उनको मटेरियल फैक्ट नहीं बोला जाएगा। विच फैक्ट इज मटेरियल एंड विच इज़ नॉट, इट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द एवरी केस। कौन से फैक्ट मटेरियल फैक्ट हैं या नहीं है, ये हर केस के सूट की प्रकृति है, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, टू गिव नोटिस इन द सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 80 ऑफ द प्रोसीजरल कोड। तो अगर आपने अपनी प्लीडिंग में ये बता रखा है कि नोटिस आपने गवर्नमेंट को सर्व किया है, तो ये एक मटेरियल फैक्ट है। इन द मैट्रिमोनियल मैटर लीगल मैरिज इज नॉट परफॉर्म बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में एक लीगल मैरिज नहीं हुई है और अगर आपने ये मेंशन कर रखा है अपनी प्लेड में, तो ये भी एक मटेरियल फैक्ट है, क्योंकि ये आपके उस केस को जो है उस केस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो ये सारे क्या हैं, मटेरियल फैक्ट जो है वहाँ पे बन जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपके पास है, फैक्ट नॉट द एविडेंस मस्ट बी स्टेटेड। अब तीसरी बात यहाँ पे ये है कि फैक्ट नॉट द एविडेंस मस्ट बी, आपको सिर्फ फैक्ट बताने हैं, एविडेंस आपको प्लीडिंग में नहीं बताना है। एविडेंस लेटर ऑन स्टेज में कोर्ट आपसे डिमांड करेगी तब आपको बताना है। आपको प्लीडिंग में सिर्फ फैक्ट बताने होते हैं, वो भी आपको मटेरियल फैक्ट्स बताने होते हैं। और तीसरी बात, आपको सिर्फ फैक्ट बताने होते हैं, एविडेंस वहाँ पे नहीं देना होता है। तो जब आप कोर्ट में एक प्लीडिंग करते हैं, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं, तो आप सिर्फ जो एलिगेशन जो है वो दूसरी पार्टी पे लगाते हैं, और आप जो एलिगेशन किस एविडेंस के बेसिस पे लगा रहे हैं वो वहाँ पे आप नहीं बताते हैं, वो लेटर स्टेज में आप बताते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप अपने फैक्ट वहाँ पे बताते हैं, अपने एलिगेशन वहाँ पे बताते हैं। दिस इज द थर्ड फंडामेंटल रूल ऑफ प्लीडिंग, दैट एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट द फैक्ट एंड नॉट द एविडेंस बाय विच दे आर टू बी प्रूव्ड। फैक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो फैक्ट्स जनरली टू टाइप्स के होते हैं। फैक्ट्स विच द पार्टी इज रिक्वायर्ड टू प्रूव, ऐसे फैक्ट जो कि पार्टी को प्रूव करने होते हैं, जिसको फैक्ट प्रोबंडा बोला जाता है। फैक्ट ऑफ एविडेंस बाय मीन्स दे आर टू बी प्रूव्ड। और दूसरे फैक्ट जो कि आपने अपने पॉइंट को जिस एविडेंस से प्रूव करना है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, फैक्टा प्रोबेंशिया जिनको हम बोलते हैं। तो फैक्ट जनरली दो तरीके के होते हैं। The materials fact upon which the suit of the party depend are said to be the fact to be proved and they must be stated in the pleading। तो जो material facts हैं जिसके थ्रू आपने जो है अपने उस सूट को प्रूव करना है, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, जो उनको आप जो है वहाँ पे वो सारे मटेरियल फैक्ट जिनको आपने कोर्ट में प्रूव करना है वो फैक्ट जो है आपको कोर्ट में बताने हैं। कन्वर्स टू दिस द एविडेंस बाय विच फैक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड मस्ट नॉट बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग। तो जो एविडेंस आपने कोर्ट में आपने जो रिक्वायर हैं, जो आपने देने हैं, वो आपको प्लीडिंग में नहीं बताने हैं, मटेरियल फैक्ट बताने हैं। तो जो जिन चीज़ों को आपने कोर्ट में प्रूव करना है वो मटेरियल फैक्ट है, उनको आपने बताना है, लेकिन किस तरीके से आपने उनको प्रूव करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने कोर्ट में प्रूव करनी है, वो आपको कोर्ट में नहीं बताना है। In this regard, Order 6 Rule 2 of the Civil Procedure Code provide that every pleading shall contain only the statement in the concise form of the material fact on which the party pleading relies of claim or defense, but not the evidence by which they are to be proved। तो आपको एविडेंस जनरली यही बता रखा है कि आपको वहाँ पे कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना क्लेम या फिर अपना डिफेंस जो है वो रखना है। एविडेंस लेटर ऑन स्टेज में आपसे जो है पूछे जाएंगे। For example, in the matter of the specific performance of the contract, the names of those
person need not to be given under whom the agreement of the sale and purchase was performed। तो जैसे कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में जिनके सामने वो एग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ था, जो परचेज जो परफॉर्म की गई थी, उन पार्टीज़ के नाम बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारे जो हैं, बिकॉज दिस इज़ द एविडेंस रिलेटेड टू द फैक्ट, और इनको बाद में दिया जाना है। अभी आप उनके नाम नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ वो क्या एलिगेशन है वो आप बताएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से। अब नेक्स्ट आपके पास लास्ट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारा प्लीडिंग का, प्लीडिंग मस्ट स्टेट द फैक्ट्स कंसाइसली बट विद द प्रिसिशंस एंड सर्टेनिटी। तो जो आप फैक्ट वहाँ पे बता रहे हो वो कंसाइज होने चाहिए, विद प्रिसिशंस एंड सर्टेनिटी होने चाहिए। द फोर्थ फंडामेंटल रूल ऑफ प्लीडिंग इज दैट इट मस्ट स्टेट द फैक्ट्स कंसाइसली but with the precision and the certainty, although the pleadings are required to be in brief but with accuracy and the certainty। तो हालांकि आपको जो अपनी प्लीडिंग करनी है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब संक्षिप्त में वो होनी चाहिए, प्रिसाइज उसको बोला जा रहा है, लेकिन उसमें निश्चितता, सर्टेनिटी और साथ में जो है एक्यूरेसी भी वहाँ पे होनी चाहिए। प्लीडिंग मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट एंड शुड नॉट बी सेक्रीफाइड फॉर द सेक ऑफ ब्रीविटी। तो यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है कि प्लीडिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, और वहाँ पे किसी तरीके की ब्रीविटी के साथ जो है खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बट दिस डज नॉट मीन दैट द फैक्ट विच रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड आर सो मच ब्रीफ दैट इट मे लूज। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उनको इतना भी ब्रीफ नहीं कर देना है कि आप उनकी इंपॉर्टेंस को लूज़ कर जाएं। इट इज़ इंपॉर्टेंस इन द प्लीडिंग, तो ये प्लीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ फंडामेंटल रूल जो है प्लीडिंग का यही बताता है कि आपको जो प्लीडिंग करनी है वो ब्रीफ में करनी है, वो आपको कंसाइज, आपकी संक्षिप्त में होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, और जो पॉइंट आप बता रहे हैं उनको इतना भी ब्रीफ नहीं कर देना है कि वो अपनी इंपॉर्टेंस को ही वहाँ पे लूज कर जाएं। द गोल्डन रूल ऑफ प्लीडिंग इज दैट द फैक्ट टू बी स्टेटेड इन द सच अ मैटर दैट इसेंशियल थिंग्स मस्ट नॉट बी लेफ्ट एंड इररेलेवेंट थिंग्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द प्लीडिंग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, गोल्डन रूल यही है कि आप प्लीडिंग में उन सभी फैक्ट्स को इंक्लूड करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको छोड़ना वहाँ पे नहीं चाहिए, लेकिन जो भी इररेलेवेंट फैक्ट है उनको प्लीडिंग में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। दस देयर आर द फोर अबव स्टेट fundamental rules of pleading which are required to be observed by the parties which while drafting the pleading। तो ये जब भी आप प्लीडिंग करें इन 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हमेशा ध्यान में रखें। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।